यदि नदी के घाट पे सियासी लोग बस जाते, यदि नदी के घाट पर सियासी लोग बस जाते तो ये प्यासे ऊंट एक एक बूंद पानी को तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पे इनकी हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। जय हिंद दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा माना जाता है। इसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं यह भी जानना जरूरी है। तो आपने सुना है 1946 से भारतीय संविधान का निर्माण स्टार्ट हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, यह भी आपको कंफर्म है। लेकिन उस समय तक भारत की शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रारंभ की गई और इसी के द्वारा आगे चलाई गई। तो आपको यह कोशिश करना है कि भारत शासन अधिनियम को विधिवत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। तो हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें कितने अनुच्छेद थे। तो जो अनुच्छेद हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में वो 321 321 अनुसूची, तो अनुसूची इस पे 10 थी। लेकिन जब भाग की बात आती है तो भाग 14 थे। यानी कितने भाग थे? 14। ये चार्टर था भारत शासन अधिनियम 1935 का, और इसी के तहत भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय भारत का शासन इसी चार्टर के तहत आगे चलाया जा रहा था। और इसी अधिनियम से भारतीय संविधान में 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। इसीलिए कहते हैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन। अब जो शक्तियों का विभाजन किया गया वो किस रूप में? तो संघ सूची के रूप में, राज्य सूची के रूप में और समवर्ती सूची के रूप में। यह ध्यान देना। तो संघ सूची। अब इस संघ सूची में कितने विषय थे? तो 59 विषय। राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। इसका मतलब जो संघ सूची के विषय है 59, इस पे ओनली संघ शासित यानी केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो वो संघ के विषय। राज्य सूची में राज्य सरकार, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची में जो विषय है उसमें राज्य सरकार और संघ यानी केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। जैसे आपका समवर्ती में शिक्षा का विषय, तो इस पे दोनों के पास पावर है, दोनों के पास पावर, तो इन पे दोनों कानून बना सकती है। तो ये आपका जो एक चार्टर 1935 के अधिनियम का है वो आपके सामने है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1935 का अधिनियम है, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में संघात्मक शासन प्रणाली लागू करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीयों के विरोध के बाद उसे कैंसिल कर दिया। क्योंकि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत में अमेरिका की तरह संघात्मक शासन प्रणाली लागू नहीं हो सकती। तो इसको भारत ने कहीं ना कहीं इनकार कर दिया कि हम संघात्मक शासन प्रणाली लागू नहीं करेंगे। लेकिन इस 1935 के अधिनियम के द्वारा
जो म्यांमार है उसे भारत से अलग कर दिया गया। उस समय उसे वर्मा कहते थे। तो सबसे पहला जो इस अधिनियम के द्वारा पॉइंट है वो है कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये काम हो गया कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। दूसरा, इसी अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। एक भारत परिषद का गठन किया गया था, उसको इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। अब तीसरा इस अधिनियम के द्वारा जो पॉइंट आएगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपका जो पॉइंट है वो है कि भारत शासन अधिनियम के तहत जो इंपॉर्टेंट भारत में द्वैत शासन व्यवस्था थी, लेकिन वो थी कहां पे? प्रांतों में। उसे प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई। तो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ये काम हो गया। इसके बाद केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। ये ध्यान देना, यानी केंद्र में जो द्वैत शासन व्यवस्था है वो लागू कर दी गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 1935 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। सबसे पहले केंद्र में और फिर 6 राज्यों में। तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। अब केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका यानी व्यवस्था आपकी लागू हो गई, यानी 2 सदने। केंद्र में 2 सदन, जैसे वर्तमान में संसद में लोकसभा और राज्यसभा है। इसके साथ साथ 6 प्रांतों में भी द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। अब वो 6 प्रांत कौन से थे तो वो भी जान लेते हैं। नंबर 1 आपका जो उत्तर प्रदेश है ये था, यानी इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। 2 में आपका था बंगाल और 3 में बिहार। नंबर 4 असम। नंबर 5 मुंबई और नंबर 6 मद्रास। यानी इन 6 प्रांतों में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कर दी गई। और वर्तमान में भी 6 ही राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। इससे पहले 7 में थी, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वहां पे विधान परिषद समाप्त कर दी गई और विधानसभा है। तो भविष्य में चुनाव होंगे। अभी वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन चल रहा है। इस समय जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है।
तो जम्मू में समाप्त कर दी गई, यानी 6 में कौन कौन से राज्य हैं वर्तमान में जो 2 सदनों वाले हैं, जिनकी विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, और एक जो इंपॉर्टेंट राज्य वो बिहार। यानी इन 6 राज्यों में 2 सदने हैं। और अभी हाल ही में बिहार के चुनाव भी होने वाले हैं 243 सीटों के लिए, तो वहां से भी करंट के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आगे देखेंगे। लेकिन हम 1935 के अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो 1935 के अधिनियम के तहत जो आगे इंपॉर्टेंट कार्य किए गए, उनमें तो आपने देखा कि केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, यह ध्यान देना, और प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कर दी गई। 6 प्रांत आपके सामने जिनमें 2 सदने स्थापित की गई। और इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना। अब आरबीआई की स्थापना कहां पर की गई? तो मुंबई में की गई। मुंबई में आरबीआई की स्थापना कर दी गई। यानी आरबीआई का मुख्यालय प्रेजेंट में कहां पे? मुंबई है, ये आप सब जानते हैं। अब आरबीआई की स्थापना तो कर दी गई, आरबीआई का प्रथम गवर्नर किससे बनाया गया? आरबीआई में गवर्नर होता है, वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं जो 25 नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं, ये ध्यान देना। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, वो भी अंग्रेज को बनाया गया, और वो थे ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ, ये आरबीआई के गवर्नर बनाए गए। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम आरबीआई गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे, ये ध्यान देना। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर थे। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा मैंने बताया आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप ध्यान दें कि भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कार्य आरबीआई का है, तो ये ध्यान देना। और जो हमारा आरबीआई है ये 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी प्रकार की जो नोटें हैं आगे की, उन सभी में हस्ताक्षर किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। और 1 रुपए की नोट में हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के। और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का एकमात्र पीएम कौन है जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। अब 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की भी स्थापना की गई, यह भी ध्यान देना। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में संघीय
न्यायपालिका की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को। अब कहां पे की गई? तो दिल्ली में। दिल्ली में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। अब इस संघीय न्यायपालिका में कितने सदस्य थे? तो इस संघीय न्यायपालिका जो है इसमें टोटल 6 + 1 = 7 सदस्य थे। आपने सुना है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसमें कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य। लेकिन इस बार जब इस 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई तो इसमें 1 मुख्य और 6 अन्य, यानी टोटल 7 सदस्य थे। तो एक जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम क्या था? तो मुख्य न्यायाधीश, वो भी अंग्रेज, लॉर्ड मॉरिसस गोवेयर। ये लोग लॉर्ड या उस समय सर, दो यहां पे लगाते थे, तो इनके रिस्पेक्टिव शब्द लॉर्ड और सर होते हैं। तो लॉर्ड मॉरिसस गोवेयर ये न्यायाधीश बने। लेकिन आपने सुना है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसके बाद जो ये संघीय न्यायपालिका है इसको केंद्रीय न्यायपालिका के रूप में बदल दिया गया। कब बदला गया? तो संघीय न्यायपालिका को 28 जनवरी 1950 को केंद्रीय न्यायपालिका में बदल दिया गया। बदल दिया गया। अब जब केंद्रीय न्यायपालिका में इसे बदल दिया गया तो इसमें सदस्यों की संख्या 7 से बढ़कर 8 हो गई। कितनी हो गई? केंद्रीय न्यायपालिका में सदस्यों की संख्या 7 + 1 यानी 8 हो गई। अब इसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश। अब वो मुख्य न्यायाधीश कौन बने केंद्रीय न्यायपालिका के? तो वो मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। आप पढ़ते हो कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया, यानी यही है सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में। और प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट का संचालन संसद भवन से किया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये आपको कंफर्म होने चाहिए कि प्रारंभ में इसका संचालन कहां से होता था? तो सुप्रीम कोर्ट से किया जाता था। तो 1935 का जो अधिनियम है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और यह भी जान लो कि 1935 का अधिनियम कब समाप्त किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का पूर्ण संविधान लागू हो गया तो 1935 के अधिनियम को अनुच्छेद 395 के तहत समाप्त घोषित कर दिया गया। और इस अधिनियम से हमारे संविधान में कितने आर्टिकल लिए गए? तो 250 यानी 250 आर्टिकल लिए गए। और ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का अधिनियम, और इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो आप बेहतर ढंग से इस वीडियो को देखें और अच्छे से एग्जाम की दृष्टि से आने वाले जो क्वेश्चन है उसको आप अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद एग्जाम में आप सफल हो, यही मेरी शुभकामना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।